आप सभी को सादर नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि एक स्वयं सहायता समूह का जो बैठक कार्रवाई रजिस्टर है उसके अंदर एजेंडा बिंदु नंबर 6 जिसका नाम है उधार वापसी पर चर्चा, इसके अंदर क्या लिखा जाना चाहिए फॉर्मेट के माध्यम से, टेबल के माध्यम से, ताकि जो है स्वयं सहायता समूह का रिकॉर्ड बिल्कुल दुरुस्त रहे, बिल्कुल विश्वसनीय और भरोसेमंद रहे, पारदर्शी रहे। इससे पहले जो है हम हमारी पूर्व में जो 2 वीडियो बनाई जा चुकी हैं, जो बैठक कार्रवाई रजिस्टर पर ही बनाई थी हमने, उसमें हम 5 एजेंडा बिंदुओं पर चर्चा कर चुके हैं। हमने चर्चा की थी कि एक निर्धारित दिनांक, दिन एवं स्थान पर समूह की सभी दीदियाँ एकत्रित हो जाती हैं और ज़मीन पर गोलाकार आकार में बैठकर जो है कुछ निर्धारित करती हैं एजेंडा बिंदु। उन एजेंडा बिंदुओं पर जो है क्रमवार, नंबर वाइज जो है फिर अध्यक्ष दीदी की अध्यक्षता में बैठक का शुभारंभ किया जाता है और बुक कीपर दीदी जो है उन एजेंडा बिंदुओं को नंबर अनुसार, क्रम अनुसार लिखती रहती है। याद रहे, एजेंडा बिंदुओं का निर्धारण करते समय सभी स्वयं सहायता समूह की दीदी हैं उनकी राय ली जानी चाहिए। आपसी सलाह, विचार विमर्श, चर्चा करके जो है समूह की ज़रूरत के अनुसार, समूह की दीदियों की आवश्यकता के अनुसार स्वयं सहायता समूह का उस बैठक का एजेंडा निर्धारित किया जाना चाहिए और उस पर चर्चा की जानी चाहिए। पूर्व की वीडियो में हमने 5 एजेंडा बिंदु जो है उनको हमने समझा, किस प्रकार उसके अंदर लिखा जाना चाहिए, क्या लिखा जाना चाहिए, ताकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि समूह के रिकॉर्ड जो हैं, किताबें हैं, वो बिल्कुल स्पष्ट रहें, पारदर्शी रहें, बिना किसी कटिंग के रहें। सारी चीज़ें जो है उसके अंदर शामिल हमने करनी चाहिए, जिससे जो है उनको समझना आसान रहे। तो 5 जो एजेंडा बिंदु हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी। सबसे पहला एजेंडा बिंदु हमने चर्चा किया प्रार्थना, फिर परिचय, फिर हाजिरी, फिर हमने चर्चा किया नंबर 4 पे पिछली बैठक कार्रवाई पर चर्चा, और नंबर 5 पे हमने चर्चा किया था कि बचत पर चर्चा। इन 5 एजेंडा बिंदुओं को किस प्रकार से लिखा जाए, कैसे लिखा जाए, इस पर जो है हम चर्चा कर चुके हैं हमारी पहली जो वीडियो है उनमें। आज की जो यह वीडियो है इसके अंदर हम चर्चा करेंगे एजेंडा बिंदु नंबर 6 जिसका नाम है उधार वापसी पर चर्चा। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडा बिंदु है। एक स्वयं सहायता समूह की दीदी है, बहन है, वो स्वयं सहायता समूह से उधार लेती है और उस उधार को जो है आसान किस्तों में, छोटी छोटी किस्तों में ब्याज के साथ जो है वापस करती है। अब एक स्वयं सहायता समूह की दीदी जो है समूह से उधार लेती है, उसका एक तरीका अगर हम फॉलो करेंगे, एक सिस्टम अगर फॉलो करेंगे, जैसे कि समूह की दीदी उधार ले सकती है, उसके 3 स्रोत हैं। आज हम चर्चा करेंगे कि एक समूह की दीदी अगर समूह से उधार लेती है तो उसके 3 जो है स्रोत हैं उधार लेने के। सबसे पहला स्रोत है बचत खाता जो होता है समूह का, उससे अगर उधार लेती है तो एक तो स्रोत है बचत खाता से उधार। दूसरा स्रोत है CIF यानी कि ग्राम संगठन से समूह को जो पैसा मिला है उस पैसे से समूह की दीदी जो है उधार ले सकती है, नंबर 2 स्रोत। और तीसरा जो स्रोत है ऋण लेने का समूह के माध्यम से, वो है CCL यानी कि बैंक जो ऋण हमारे समूह का हुआ है, बैंक जो शाखा है उसने हमारे समूह का ऋण सैंक्शन किया है, अप्रूव किया है, डिसबर्स किया है, उस बैंक ने जो है ऋण स्वयं सहायता समूह को दिया है। इसी प्रकार ग्राम संगठन ने जो ऋण है वो स्वयं सहायता समूह को दिया है। अब उस स्वयं सहायता समूह से अगर समूह की दीदी उधार लेती है तो उसका जो है एक प्रॉपर चैनल जो है फॉलो किया जाना चाहिए, उसी को जो है एडॉप्ट किया जाना चाहिए। तो उनकी जो है उधार लेने के हम 3 स्रोत जो हैं यहाँ पर हो सकते हैं। बचत खाता से उधार, CIF या जो ग्राम संगठन का ऋण है उससे उधार, और नंबर 3 पर बैंक ने जो ऋण किया है CCL, कैश क्रेडिट लिमिट, CCL जो हुआ है बैंक से समूह का, उससे भी समूह की दीदी उधार ले सकती है। अब इन 3 स्रोत जो है इनसे उधार अगर लेती हैं तो इनकी उधार वापसी भी निश्चित तौर पर अलग अलग लिखी जानी चाहिए। यहाँ हम इस एजेंडा बिंदु में वही चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से बचत खाता की उधार वापसी लिखी जानी चाहिए, किस प्रकार से
CIF की उधार वापसी लिखी जानी चाहिए VO के ऋण की, और किस प्रकार बैंक लोन है CCL उसकी उधार वापसी लिखी जानी चाहिए। यहाँ आप क्लियरली देख पा रहे होंगे कि जो है एक टेबल के माध्यम से हमने इसको लिखने की, समझने की कोशिश की है, ताकि जो है हमारा रिकॉर्ड जो है दुरुस्त हो जाए, बिल्कुल भरोसेमंद और विश्वसनीय हो जाए। आइए चर्चा करते हैं इस, जैसा हम बात की है, हमने बात की अभी कि बचत खाता की उधार वापसी, इसको हम पार्ट A मानकर इसको लिख के यहाँ पे क्लियरली हम लिख देते हैं कि यह है स्रोत नंबर A। बचत खाता से जो उधार लिया हुआ है दीदियों ने, उनकी उधार वापसी है। बचत खाता से आप देख पा रहे हैं कि सुनीता दीदी वाइफ ऑफ राजेश, कमला दीदी वाइफ ऑफ विनोद, इन 2 दीदियों ने जो है उधार लिया हुआ है और उसकी उधार वापसी इन्होंने की है। यहाँ हम जो है फिर उसके बाद पार्ट B है, यानी कि इनको अलग अलग लिखा जाना चाहिए, ताकि जो है बिल्कुल अलग स्पष्ट रहे, क्लियर रहे कि यह उधार वापसी जो है किस ऋण की है, कहाँ से ऋण लिया था, कौन से ऋण की जो है कितनी किस्तें आ चुकी हैं, कितनी किस्तें बकाया हैं, कितनी किस्तें विलंब से चल रही हैं, कितना जो है ऋण राशि उसकी तरफ शेष है। ठीक है, इन सभी बातों पर हम चर्चा करेंगे। याद रहे कॉलम जो है, तीनों जो है स्रोत हैं, इनकी उधार वापसी के कॉलम सेम हैं, यहाँ पर बिल्कुल कॉलम वही रहेंगे। कॉलम पर हम चर्चा करेंगे, उससे पहले एक बार मैं इस बात पे जो है प्रकाश डालना चाहूँगा। तो बचत खाता जो है उससे जो है 2 दीदियों ने उधार लिया हुआ है। हम एक उदाहरण लेकर के यहाँ पर चल रहे हैं, ताकि हमारे लिए समझना और आगे बढ़ना आसान हो जाए। जैसे आप देख पा रहे हैं कि सुनीता दीदी वाइफ ऑफ राजेश और कमला दीदी वाइफ ऑफ विनोद, इन्होंने स्वयं सहायता समूह से हम मानकर चलते हैं कि 10,000 रुपये सुनीता ने लिए हुए हैं और 10,000 रुपये कमला ने लिए हुए हैं। यहाँ पर जो है प्रारंभिक ऋण शेष आप देख रहे हैं, इस पर हम जो है डिटेल से बाद में चर्चा करेंगे। इन्होंने हम मानकर चलते हैं 10-10 हज़ार रुपये समूह के बचत खाता से लिए हुए हैं, बात नंबर 1। अब दूसरी बात जो है, जो हम यहाँ पर क्लियर करना चाहते हैं, जो CIF ऋण है, ग्राम संगठन से जो समूह को ऋण मिला हुआ है 50,000 रुपये, हम जानते हैं हमारे हरियाणा में जो है एक स्वयं सहायता समूह को ग्राम संगठन से मिलता है। तो वो पैसा जो है 50,000 रुपये यहाँ पर हम मानकर चलते हैं इस स्वयं सहायता समूह में 2 दीदियों ने ले रखा है। पार्वती दीदी वाइफ ऑफ धर्म प्रकाश ने 25,000 रुपये लिए हुए हैं और रामरती दीदी वाइफ ऑफ प्यारे लाल ने 25,000 रुपये लिए हुए हैं। और यहाँ पर कुल का जो है एक हम कॉलम बनाएंगे, लाइन बनाएंगे कि जिसके अंदर पता चल जाए कि टोटल कितना है। तीसरा जो स्रोत है उससे भी जो है समूह की 2 दीदियों ने उधार ले रखा है। हम यहाँ पर मानकर चलते हैं कि स्वयं सहायता समूह का जो है बैंक लोन, फर्स्ट डोज का जो लोन हुआ है वो 1 लाख रुपए का ऋण मंजूर हुआ है और समूह को जो है वो डिसबर्स हुआ है। तो 2 दीदी मंजू वाइफ ऑफ जितेंद्र ने 50,000 रुपये लिए हुए हैं उसमें से, और राधिका दीदी वाइफ ऑफ पवन जो है उन्होंने भी 50,000 रुपये लिए हुए हैं। इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि 1 लाख रुपए का जो ऋण है वो 2 बहनों ने लिया हुआ है। और इसी प्रकार CIF का ऋण 50,000 रुपये जो ग्राम संगठन से लिया है वो 2 बहनों ने जो है लिया है। यहाँ पे 25,000 रुपये प्लस 25,000 रुपये 50,000 रुपये हो जाता है। तो अब हम इसकी डिटेल से चर्चा करेंगे कि इस टेबल को जो है किस प्रकार से लिखें, उसके अंदर क्या कॉलम शामिल करें, ताकि जो है सारी चीज़ें आ जाएं, उसके अंदर इंक्लूड हो जाएं और समझना आसान रहे। आगे तक जो है हमारे रिकॉर्ड जो हैं बिल्कुल पारदर्शी रहें, चाहे 6 महीने के बाद हम इनको चेक करें या 1 साल के बाद चेक करें, चाहे कोई बाहर से कोई अधिकारी कर्मचारी आकर इनको चेक करे ऑडिट के पर्पज़ से, या किसी जो है मॉडल SSG होने के नाते अगर एक्सपोजर विजिट होती है, हमारे समूह का जो रिकॉर्ड जो है वो बिल्कुल पारदर्शी अगर होगा तो कोई भी आकर चेक कर सकता है, कोई भी आकर उसको समझ सकता है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि समूह के जो रजिस्टर हैं समझने योग्य होने चाहिए, उनको बार बार जो है समझाने की ज़रूरत ना पड़े। बुक कीपर दीदी या प्रधान दीदी को जो है बार बार बैठकर याद करके, पुरानी बातें याद करके उनको जो है समझाने की ज़रूरत ना पड़े, ताकि रजिस्टर जो है बैठक संख्या खोल करके जो है
इसको बिल्कुल आसानी से बिल्कुल समझा जा सकता है। और जो है चाहे ऑडिट करना चाहें या फिर हम सेकंड डोज की CCL की फ़ाइल भरें या रिवॉल्विंग फंड के लिए फार्म भरते हैं, तो हमारे रिकॉर्ड अगर प्रॉपर लिखे हुए हैं, इस फॉर्मेट में अगर हमारी उधार वापसी लिखी हुई है, चाहे हम जो है किसी भी प्रकार का फॉर्म भरें, चाहे ग्रेडिंग जो है करें या फिर उधार लेने के लिए जो है हम कोई फार्म अप्लाई करते हैं, तो इन सब रिकॉर्ड को जो है अगर स्पष्ट लिखा हुआ है तो हमारे लिए जो है बहुत आसान हो जाता है, समूह जो है मॉडल SHG हो जाता है। यहाँ अब हम टेबल पर चर्चा करेंगे। इसके अंदर कॉलम जो है हमने बनाए हैं ताकि सारी चीज़ें, सारी बातें जो हैं शामिल कर सकें। सबसे पहले जो है कर्म संख्या हमने लिखा हुआ है। यह तीनों उधार के लिए, जो तीनों तरह की जो उधार वापसी है उसके लिए जो है हम एक ही टेबल का इस्तेमाल करेंगे। बीच में जो है हम हेडिंग केवल लिखेंगे कि CIF ऋण की उधार वापसी यहाँ से शुरू होती है और जो CCL है, बैंक लोन है, उसकी उधार वापसी यहाँ से शुरू होती है, ताकि अलग अलग पता चल जाए। यहाँ पर जो है सबसे पहले लिखा हुआ है कर्म संख्या। पता चल रहा है कि 2 दीदियों ने उधार लिया हुआ है और उसकी उधार वापसी यहाँ पर लिखी जा रही है। उसके बाद सदस्य का नाम, किस दीदी ने उधार लिया? सुनीता दीदी वाइफ ऑफ राजेश, कमला दीदी वाइफ ऑफ विनोद। इन 2 दीदियों ने उधार लिया हुआ है। अब यहाँ पर हम मानकर चल रहे हैं इन दोनों ने 10,000 रुपये जो है 10-10 हज़ार रुपये दोनों ने लिए हुए हैं। अब यहाँ सबसे पहले हमने लिखा है प्रारंभिक ऋण शेष। इसका मतलब यह है कि इस बैठक से पहले इस दीदी की तरफ जो है कितना ऋण शेष था, यानी कि बैलेंस कितना था इसकी तरफ। यहाँ हम देख रहे हैं कि 9,000 रुपये सुनीता दीदी का बैलेंस था और 9,000 रुपये कमला दीदी का बैलेंस था। इसका मतलब यह हुआ कि इन्होंने एक किस्त पहले भुगतान कर दी है, एक किस्त का भुगतान कर चुके हैं। ऋण इन्होंने 10,000 रुपये लिया था। तो आज की बैठक में इनका जो है प्रारंभिक जो है ऋण शेष, इनकी तरफ जो बैलेंस है, इनकी तरफ जो आउटस्टैंडिंग है वह 9,000 रुपये कमला सुनीता और 9,000 रुपये कमला दीदी का है। अब प्रारंभिक ऋण शेष जो है इसके ऊपर बात करने के बाद हम बात करते हैं मांग, डिमांड जो है आज की बैठक की कितनी है, कितनी जो है किस्त की जो है डिमांड है। यहाँ पर आप देख रहे हैं पिछले विलंबित के साथ किस्त मांग हम करेंगे। अगर इन दीदियों का पिछली जो पहले जो किस्त है, प्रथम किस्त है, इससे पहले वाली किस्त है, उसमें अगर कुछ बकाया रह जाता है या विलंबित रह जाता है, बकाया या विलंबित को जोड़ करके आज की जो किस्त है उसकी मांग की जानी चाहिए। अब हम यहाँ पर पता लग रहा है कि इनकी प्रथम किस्त जो है 1,000 रुपये वो सही तरीके से आई है। तो यहाँ पर जो है प्रारंभिक ऋण हमने लिखा हुआ है 9,000 रुपये। इसका मतलब यह हुआ कि जो इससे पहले वाली किस्त है वो सही आई है। तो पिछला बकाया कुछ नहीं है। आज की जो इस जो महीने की जो किस्त है उसकी हम केवल मांग करेंगे। दूसरी किस्त की मांग करेंगे जिसके अंदर विलंबित को जोड़ करके जो है, अगर विलंबित रहा है पिछली बैठक में उसको जोड़ करके मांग करनी है। अगर विलंबित नहीं रहा, अगर विलंब से जो है कोई पैसा उसका नहीं है, बकाया उसकी तरफ, किस्त जो है पिछली जो है किस्त टूटी नहीं थी, वो पूरी जो है किस्त आई है, ब्याज और मूलधन के रूप में पूरा पैसा दीदी ने दिया है, तो यहाँ पर जो है उसका विलंबित जो है कुछ नहीं है। तो हम विलंब के साथ मांग जो किस्त करेंगे उसमें विलंब नहीं है, तो हम जो हमारी मूल किस्त है उसकी मांग करेंगे। तो दूसरी किस्त 1,000 रुपये और ब्याज जो है हमेशा शेष राशि पर लगेगा। जो प्रारंभिक ऋण शेष है इसका, उस पर ब्याज 90 रुपये बनता है। दूसरी किस्त का ब्याज जो है 90, तो 1,090 रुपये कुल हम जो है मांग करेंगे। इसी प्रकार कमला दीदी का भी 1,000 और ब्याज जो है 90 रुपये, 1,090 रुपये जो है हम यहाँ पर मांग करेंगे। यहाँ टोटल जो है कर इसका करना है, जो बहुत ही ज़रूरी है। हमारे समूह की दीदी इसको अक्सर छोड़ देती हैं। यह भी जो है ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता के लिए बहुत ज़रूरी है। यहाँ प्रारंभिक ऋण जो है 18,000 रुपये इसका टोटल कर दिया। यहाँ मूलधन, ब्याज और कुल के रूप में जो लिखा गया है उसका भी जो है टोटल किया जाना चाहिए। उसके बाद विलंबित के साथ हमने मांग की है वो ये है। और अब बारी आती है वास्तविक भुगतान की। वास्तव में जो दीदी भुगतान करती है वो याद रहे जो किस्त मांगी गई है उतना भुगतान भी कर सकती है। उससे अगर परिस्थिति ऐसी है,
कोई परिस्थितिवश कारणवश वो महिला वो दीदी जो है कम जो है पैसा देती है उस किस्त का, तो वो जो कम भी दिया है वो भी उसको लिखे जाने का तरीका जो है हमें समझ में आना चाहिए। और ज़्यादा भी दे सकती है। जो किस्त हमने बनाई हुई है वो 10 किस्तों का अगर हम बात करें तो इस दीदी ने जो है 1000 + 90 यानी कि 1000 मूलधन और 90 रुपये ब्याज की हम मांग कर रहे हैं। यह दीदी जो है 1000 रुपये मूलधन और 90 रुपये ब्याज का भुगतान कर देती है। कुल 1090 का भुगतान इसने किया। तो इस महीने का विलंबित अगर बात करें तो विलंबित कुछ रहा, आप इसको देखें, जितनी मांग है उतना ही भुगतान कर दिया है। इस कॉलम में मांग है, इसमें वास्तविक भुगतान है। तो जितनी मांग है उतना ही अगर भुगतान किया है तो विलंबित है इस महीने का कुछ नहीं रहेगा। तो मूलधन और ब्याज दोनों पूरा आ चुके हैं, तो इसलिए विलंबित में हमने यहाँ पे डैश किया है। और उसके बाद कॉलम है शेष ऋण राशि। यह किस्त देने के बाद, इस महीने की किस्त देने के बाद उसके पास कितना शेष रह जाता है। इसका जो है आसान सा तरीका यह है, प्रारंभिक ऋण देख लेंगे हम यहाँ पर क्या है और वास्तव में इसने भुगतान कितना कर दिया। यहाँ देखिए 9000 रुपये ऋण इसका प्रारंभिक ऋण है। 1000 रुपये जो है इसने मूलधन, केवल हम मूलधन की बात कर रहे हैं, मूलधन जो है 1000 उसने इस बार जो है भुगतान कर दिया है। तो उसका शेष जो है कितना मूलधन उसकी तरफ शेष रहता है, आउटस्टैंड करता है, वो 8000 रुपये रह गया। और इसको किस्त को जो है हमने जो उधार वापसी आती है दीदी की, उसकी एक रसीद जो है काटी जाती है। रसीद के 2 हिस्से होते हैं, एक समूह के अंदर रह जाती है और उसका जो पहला पार्ट है वह समूह की दीदी को दिया जाता है। दोनों के अंदर सेम इन्फॉर्मेशन भरी जाती है। उसके अंदर लिखा जाएगा कि मूलधन 1000 रुपये, 90 रुपये ब्याज जो है इन 2 दीदियों ने जो है वापस किया है और उसका जो है रसीद संख्या लिखी जानी चाहिए। फिर ऋण लेजर जो है इनका, लोन लेजर, उसका पृष्ठ संख्या क्या है, उस पृष्ठ संख्या का रेफरेंस भी यहाँ पर लिखा जाना चाहिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा, अगर किस्त जो है जैसे यहाँ कमला दीदी है, इसके केस में अगर बात करें तो जो मांग राशि है, जैसे यहाँ पर मांग जो है हमारी 1000 मूलधन और 90 रुपये ब्याज की मांग जो इस बार की है। पिछला विलंब नहीं था इसका भी, तो इसलिए जो मूल जो हमारी दूसरी किस्त है उसकी मांग हम यहाँ पर कर रहे हैं, 1000 मूलधन 90 रुपये ब्याज। अब वो दीदी कह रही है कि मेरे पास जो है 590 रुपये जो अब की बार हैं, ब्याज आप पूरा ले लीजिए और 500 रुपये जो है मूलधन ले लीजिए। तो उसको जो है 500 रुपये यहाँ पर मूलधन में लिखेंगे, 90 रुपये ब्याज में लिखेंगे। कुल जो है टोटल उसने 590 रुपये भुगतान किए। जबकि समूह की जो डिमांड है, दूसरी किस्त की डिमांड है, मांग है, वो क्या थी, यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 रुपये मूलधन, उसने ब्याज मूलधन कितना दिया, 500 रुपये। तो बचे जो 500 रुपये हैं वो विलंबित रह जाते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया विलंबित में मूलधन 500 रुपये। अब हम देखेंगे ब्याज भी विलंबित है क्या। ब्याज जो है 90 रुपये जो है मांग थी और 90 रुपये इस दीदी ने भुगतान कर दिया। यहाँ पर मूलधन को और ब्याज को अलग अलग देखा जाना चाहिए। तो ब्याज जो है पूरा दे दिया है, इसलिए ब्याज विलंबित नहीं है, इसको यहाँ पर डैश करेंगे। और उसकी तरफ जो है शेष ऋण राशि, आउटस्टैंडिंग बैलेंस, उसकी तरफ अब कितना रह जाएगा। अब हम यहाँ देखेंगे 9000 रुपये प्रारंभिक ऋण था, अब उसने 500 रुपये यहाँ मूलधन दे दिया है, तो 9000 में से 500 अगर घटाएंगे तो 8500 रुपये जो है उस दीदी की तरफ शेष हैं। तो और इनकी जो रसीद संख्या है, यहाँ मानकर चलते हैं 5 नंबर जो है रसीद संख्या सुनीता दीदी को दी है और 6 नंबर रसीद संख्या कमला दीदी को दी है। और इनका जो ऋण लेजर पृष्ठ संख्या है वो 3 नंबर जो है पृष्ठ, उस पर जो है इस ऋण का जिक्र है, इस ऋण का जो है पूरा लेजर है। और पृष्ठ संख्या जो है 13, उस पर जो है कमला दीदी का जो ये ऋण है 10,000 रुपये का, इसका पूरी डिटेल है, इसकी किस्तों का विवरण भी वहाँ पर पे लिखा जाना चाहिए। उसके अंदर भी सेम इसी तरह के कॉलम जो है रहते हैं, विलंबित कितना है, बकाया कितना है, शेष कितना है, इसी तरह के जो है कॉलम जो है हम लेकर चलते हैं ताकि हमें जो है आसानी रहे, ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे। अब दूसरा जो ऋण है उसको भी अगर ये हमें समझ में आ गया तो CIF ऋण की उधार वापसी या फिर बैंक लोन की जो है उधार वापसी वह भी सेम इसी तरह है। उसके अंदर भी प्रारंभिक ऋण से सबसे पहले लिखा जाएगा, फिर उसके बाद जो है पिछले विलंबित अगर कुछ है उसको जोड़ करके। अब यहाँ हम देखेंगे, देखो एक बार हम
इसको पुनः चर्चा करने की एक बार करते हैं कि इस दीदी ने जैसे 500 रुपये जो है यहाँ पर दिए, डिमांड कितनी थी 1000 रुपये की, 500 रुपये दिए हैं, 500 रुपये इसके विलंबित रह गए। अगली जो किस्त आएगी इस दीदी की, तीसरी किस्त जो है उसकी मांग अगर हम बनाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ पिछले विलंबित को जोड़ करके किस्त मांग कितनी बनेगी इसकी 1000 रुपये हमारी तीसरी किस्त है इस दीदी की, 500 रुपये इस दूसरी किस्त के रह जाते हैं, तो 1500 रुपये जो है हम मूलधन की मांग करेंगे और ब्याज जो है वह हमेशा शेष राशि पर लगता है, तो 85 रुपये जो है ब्याज 8500 इस दीदी का जो है आउटस्टैंडिंग बैलेंस है, शेष बैलेंस है उसकी तरफ आउटस्टैंड करता है, तो 85 रुपये ब्याज की मांग करेंगे। मेरे ख्याल से यह सभी को क्लियर होगा। अब हम बात करते हैं CIF ऋण की उधार वापसी। इसमें हमने माना था कि जो है ऋण जो है 50,000 रुपये स्वयं सहायता समूह को मिला है और दो दीदी पार्वती और रामरती इन्होंने 25,000 रुपये उस ऋण से लिए हुए हैं। समूह में सभी दीदियों की सहमति से चर्चा करके विचार विमर्श करके अपनी आवश्यकता अपनी ज़रूरत को सभी के सामने पेश किया होगा और सभी दीदियों ने जो है इनकी ज़रूरत को देखते हुए इनको 25,000 रुपये जो है यहाँ पर दिए हैं, मंजूर किए हैं, पास किए हैं। तो इसकी जो है प्रारंभिक ऋण जो है इनकी तरफ 25,000 रुपये इसने लिए हुए हैं, 25,000 रुपये रामरती दीदी ने लिए हुए हैं। 10 किस्तों के लिए हैं, यह हम मानकर चलते हैं। तो एक किस्त जो है वो कितने की बनेगी, हमें यह जो है आना चाहिए। इस चीज़ को हम मानकर चलते हैं, यह सभी दीदियों को क्लियर है। किस्तों का निर्धारण, किस्तों का तय करना वो समूह की दीदियों में जो है आपसी चर्चा विचार विमर्श में जो ऋण लेने वाली दीदी है वह जो है बताएगी कि मैं 10 किस्तों में इसको भुगतान करूंगी। नहीं तो समूह का नियम अगर जो रहता है 10 किस्तों में जो है ऋण को वापस करना, तो यह उस नियम के ऊपर भी आधारित है और स्वयं सहायता समूह की दीदी जितनी किस्तों में भुगतान करने के लिए कहती है उतनी ही किस्तों में जो है इस ऋण की जो है किस्तें बनाई जानी चाहिए। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 25,000 की 10 किस्तें बनाई हैं, मानकर चलते हैं कि 10 किस्तें बनाई हैं, 25,000 की 10 किस्तें, तो 2,500 रुपये की किस्त एक किस्त जो है बनती है। तो यहाँ पिछले विलंबित के साथ अगर मांग अगर हम करें, विलंबित यहाँ क्योंकि है नहीं, कुछ भी नहीं है, पहली किस्त जो है वापस आ रही है, यहाँ पर क्लियर है कि पिछले महीने में इनको ऋण दिया होगा, तो जो ये पहली किस्त आ रही है यह इस महीने में आ रही है, वो 2,500 रुपये मूलधन आएगा और 250 रुपये, 25,000 का ब्याज 250 रुपये जो वो ब्याज आएगा और कुल 2,750 रुपये पार्वती दीदी से हम मांग कर रहे हैं। समूह की जो बुक कीपर दीदी है वो कहती दीदी आपकी 10 किस्तें हैं, 25,000 की 10 किस्तें अगर बनाते हैं 2,500 मूलधन है, 250 ब्याज है, 2,750 रुपये आपकी मांग बनती है। ठीक इसी प्रकार रामरती वाइफ ऑफ प्यारेलाल 25,000 रुपये इन्होंने ऋण लिया हुआ, प्रारंभिक ऋण से इसमें लिखेंगे 25,000 रुपये और 2,500 रुपये मूलधन में, 2,250 रुपये ब्याज में और 2,750 कुल में। यह जो है डिमांड है, मांग है, जो बुक कीपर दीदी इस एजेंडे की जब बारी आती है तब बताएगी बहन आपकी जो है किस्त इतनी बनती है, इतना ब्याज बनता है, कुल इतना बनता है, तो आप इतना भुगतान कर दीजिए। अब वास्तविक भुगतान जो है ये दीदी कितना वास्तव में भुगतान करती हैं, हमने बात की थी कि जो जितनी किस्त बनती है उतना भी भुगतान कर सकती है दीदी। अगर उसके पास किसी कारणवश मजबूरीवश अगर पैसा कम है नहीं है तो अगर भुगतान ना करे तो उसको कैसे लिखेंगे, उसके अंदर जो है वास्तविक भुगतान जो है फिर उसके अंदर डैश लिखेंगे, जीरो लिखेंगे। अगर कम करती हैं तो कम लिखेंगे, ज़्यादा करती हैं तो ज़्यादा लिखेंगे, जो भुगतान हुआ है वही लिखेंगे। यहाँ पर मांग जो है हमारी ये अलग चीज़ है और वास्तव में भुगतान जो है ये अलग चीज़ है। तो मांग जो है जैसा हम देख पा रहे हैं 2,500 प्लस 250 जो है 2,750 की मांग है और वास्तविक भुगतान में 2,500 और 250 2,750, यानी इन दोनों दीदियों ने जो है अपनी किस्त के अनुसार जो किस्त बनाई गई थी उसके अनुसार मूलधन और ब्याज का भुगतान कर दिया है। यानी कि जितनी मांग थी उतना ही भुगतान जो है कर दिया है। तो दोनों कॉलम में हमारा ऋण की जो मांग है और भुगतान उसमें हम सेम दोनों चीज़ें लिख देंगे। अब विलंबित क्योंकि इसमें नहीं है कुछ भी, इस महीने इन किस्तों को इन्होंने पूरा भुगतान कर दिया है तो दोनों में डैश हम कर देंगे, यहाँ विलंबित कुछ नहीं है। अब
सवाल उठता है कि इनका जो है शेष कितना रह जाता है, बैलेंस कितना रह जाता है इनकी तरफ। यहाँ जो प्रारंभिक ऋण 25,000 रुपये था, 2,500 जो है मूलधन इन्होंने भुगतान कर दिया, तो इनकी तरफ मूलधन जो शेष है वो 22,500 रुपये रह जाता है। इसमें से इसको घटा देंगे, जितना भुगतान कर दिया प्रारंभिक शेष में से उस भुगतान को घटा करके जो अब जो शेष बचता है वो वहाँ पर शेष ऋण में लिखा जाना चाहिए। तो 22,500 दोनों दीदियों का जो है बचता है। और रसीद की अगर बात करें, 7 जो क्रम संख्या रसीद है, रसीद का क्रमांक संख्या यहाँ पर लिखा जाना चाहिए, 7 और 8 इन्होंने क्रम संख्या यहाँ पर लिखनी है। और ऋण लेजर का जो पृष्ठ संख्या है, पेज नंबर है, वो वहाँ पर लिखा हुआ 23 नंबर पेज पर जो है पार्वती दीदी के जो है लोन लेजर है, उसकी किस्तें बनाई हुई हैं, उसकी उधार वापसी वहाँ पर भी यही उधार वापसी लिखी जानी चाहिए। ये मांग के कॉलम भी उसके अंदर मिलेंगे, जो विलंबित है उसको जोड़ करके कितनी मांग है, कितना उस दीदी ने भुगतान किया है, अगर कम ज़्यादा किया है तो उसको देखेंगे विलंबित में आएगा, या फिर जो बाकी जो बचा हुआ है उसकी तरफ जो शेष है वो शेष में लिखेंगे। ठीक इसी तरह के कॉलम हमारे ऋण लेजर में हैं, तो उसको हम ऋण लेजर का जब नंबर आएगा उसमें चर्चा करेंगे डिटेल से। दूसरा जो ऋण है, तीसरा जो ऋण है वो है बैंक ऋण की उधार वापसी। अगर स्वयं सहायता समूह को बैंक से भी ऋण मिला हुआ है, यहाँ हमने उदाहरण जो है एक तौर पर लिया हुआ है कि 1 लाख रुपए जो है ऋण मंजूर हुआ है, सैंक्शन और डिसबर्स हुआ है, और समूह की सभी दीदियों ने सर्वसम्मति से जो है एजेंडा पास किया है, प्रस्ताव पास किया है, रिजोल्यूशन जो है डाला है कि हमारी जो ये 2 बहनें हैं समूह की, मंजू वाइफ ऑफ जितेंद्र, राधिका वाइफ ऑफ पवन, ये दोनों बहनों ने जो है समूह से ऋण की मांग की होगी और इन्होंने अपना उद्देश्य बताया होगा, किस्तों की संख्या बताई होगी, हम कितनी किस्तों में वापस कर सकते हैं, है ना। तो इन सब चीज़ों का निर्धारण जो है स्वयं सहायता समूह की बैठक में सभी दीदियों के सामने जो है हुआ होगा। तो ये जो ऋण जो है प्रारंभिक ऋण से जो कॉलम है उसके अंदर हम लिखेंगे 50,000 रुपये मंजू दीदी ने लिए हैं, 50,000 रुपये राधिका दीदी ने लिए हैं। अब इनकी जो पिछले बकाया को जोड़ करके अगर मांग की बात करें, डिमांड की बात करें, तो यहाँ पर पिछला बकाया नहीं है, तो 10 किस्तों के लिए अगर इन्होंने मांग की है और उसकी उधार वापसी 10 किस्तों में कर रही हैं, तो पहली किस्त कितने की बनेगी, ये जो है 50,000 है, इसको 10 से डिवाइड कर देंगे तो 1 किस्त आ जाती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 5,000 रुपये मूलधन और ब्याज जो है 1 रुपया प्रति सैकड़ा, जो समूह में नियम है उसके अनुसार सैकड़ा में 2 जीरो होती हैं, तो इसलिए ऋण उसकी तरफ 50,000 है, 50,000 की अगर 2 जीरो हम यहाँ से काट देते हैं तो 500 रुपये जो है ब्याज बनता है पहली किस्त का। ये ब्याज जो है कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका है, आसान तरीका है। जितना ऋण उसकी तरफ है 1 रुपया प्रति सैकड़ा ब्याज का नियम अगर है तो उसकी 2 जीरो जो है हम काट देते हैं लास्ट की। अगर जीरो नहीं है, जीरो अगर नहीं है तो 2 जो लास्ट के जो अक्षर हैं उनके बाद जो है जो 2 लास्ट की डिजिट हैं, संख्या हैं, उनके बाद पॉइंट लगा देते हैं, उतना जो है ब्याज उसका बनता है। तो यहाँ पर 5,000 रुपये मूलधन, 500 रुपये ब्याज, 5,500 की जो है डिमांड है। इसी प्रकार दूसरी बहन है, उसकी भी 5,000 रुपये मूलधन, 500 रुपये ब्याज, 5,500 रुपये की डिमांड है। समूह की जो बुक कीपर दीदी है वो इनको बताएगी, दीदी आपकी जो है CCL बैंक लोन की जो है किस्त वापस आनी है, उसमें मूलधन इतना है, ब्याज इतना है और कुल इतना है, टोटल जो है डिमांड इतनी है समूह की। अब वास्तविक भुगतान में जो है वो समूह की दीदी वास्तव में जो भुगतान करती है उस राशि को लिखा जाना चाहिए कि उसने कितना मूलधन वापस किया है और कितना ब्याज वापस किया है। यहाँ हम देख रहे हैं जितनी मांग है उतना ही इन दीदियों ने वापस कर दिया दोनों ने। तो जैसे 5,000 मूलधन की मांग थी, 5,000 मूलधन इन्होंने वापस कर दिया, 500 रुपये ब्याज की मांग थी, 500 रुपये ब्याज भी वापस कर दिया, कुल 5,500 रुपये इन्होंने वापस किए हैं। तो यहाँ विलंबित जो है बकाया जो है कुछ नहीं रहता। विलंबित या बकाया का मतलब ये है होता है जो किस्त की मांग है और किस्त का वास्तविक भुगतान है वो कम तो नहीं है, वास्तव में जितनी मांग की है उतना ही भुगतान अगर किया है तो विलंबित में 0 आएगा। विलंबित या बकाया एक ही होता है। अगर यह डिमांड मांग जितनी है अगर उससे कम भुगतान करते हैं तो विलंबित में आएगा बचा हुआ। याद रहे विलंबित या बकाया एक ही होता है। और शेष का मतलब होता है कि उनकी तरफ यह किस्त भुगतान करने के बाद कुल कितना ऋण उनकी तरफ रह गया, उनकी तरफ बैलेंस कितना रह गया।
तो यहाँ हम देख रहे हैं 50,000 रुपये प्रारंभिक ऋण है, 5,000 रुपये मूलधन भुगतान कर दिया है दीदी ने, तो 45,000 रुपये जो है यहाँ शेष रह जाएगा। इसी प्रकार दूसरी दीदी है, उनका भी 45,000 रुपये शेष उनकी तरफ रह जाता है। और रसीद संख्या, उसमें हम रसीद संख्या यहाँ जैसे लिखा हुआ है 9 रसीद संख्या और 10 रसीद संख्या, आप देख रहे हैं रसीद संख्या जो है क्रम अनुसार चल रही हैं, क्योंकि बैठक एक ही है। बैठक एक है जब उधार वापसी बहनें कर रही हैं, चाहे वो बचत खाते की उधार वापसी है, चाहे वीओ से जो उधार लिया हुआ है, सी जिसको हम कहते हैं सीआईएफ, उसकी उधार वापसी है, या सीसीएल की बैंक लोन की उधार वापसी है, उनकी रसीद जो है ज़रूर दी जानी चाहिए। तो यहाँ रसीद संख्या 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये जो है रसीदें उस तारीख में, उस दिनांक में जो है इन बहनों को क्रम अनुसार दी हैं। उसके बाद ऋण लेजर पृष्ठ संख्या जो है इसमें वो लिखा जाना चाहिए, और याद रहे सभी का अलग अलग टोटल जो है किया जाना चाहिए। बचत खाते का जो उधार वापसी आई है उसमें एक नीचे हम लाइन लगाएंगे जिसमें टोटल रहेगा सभी का, चाहे प्रारंभिक ऋण है चाहे विलंबित के साथ जो मांग है उसके अंदर मूलधन कितना है, ब्याज कितना है, कुल कितना है। इससे बिल्कुल क्लियर ये रहेगा हमें कि जो है कुल जो है सदस्य अनुसार अगर हम बात करें तो उनकी कितनी मांग है, कितना वास्तव में भुगतान किया है, कितना उनका विलंबित या बकाया है, और कितना उनकी तरफ शेष है, रसीद संख्या क्या है, और लास्ट में जैसे लिखा हुआ ऋण लेजर पृष्ठ संख्या क्या है। यहाँ से जो है हम ट्रैक कर सकते हैं हर जो है रजिस्टर में, हम जैसे ऋण लेजर जो पृष्ठ संख्या लिखा हुआ है या रसीद संख्या लिखा हुआ है, रसीद की बुक निकाल करके और ऋण लेजर पृष्ठ संख्या निकाल करके उनसे हम जो है क्रॉस चेक, क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में हमने चर्चा की है। आपको अगर कोई भी इसमें डाउट है, कोई भी संदेह है, तो आप कमेंट बॉक्स में उसको लिख दें। हम जो है उसको नेक्स्ट जो हमारी वीडियो बनाएंगे, अगले जो हमारे बाकी के जो और एजेंडा बिंदु हैं, एजेंडा नंबर 7, एजेंडा नंबर 8, 9, जितने भी जो एजेंडा बिंदु हमने चर्चा किए थे सभी के ऊपर जो है हम वीडियो बनाएंगे। अब क्योंकि जो है बोर्ड का साइज़ जो है उसके हिसाब से यहाँ पर, क्योंकि हम एक ही एजेंडा चर्चा कर पा रहे हैं, बाकी के एजेंडा बिंदु हम नेक्स्ट वीडियो में जो है शामिल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का जो है बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।